इवनिंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशंस। लाइब्रेरी साइंस का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का आज और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का मॉडल। मतलब संचार मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। संचार के जो भी मॉडल होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का क्लास आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐप में देख रहे हैं तो अपने दोस्त तक वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा हमारे क्लासेस चल रही है। अब इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, सभी वीडियो को एक बार जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। चलिए आज की क्लास का ये शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास शुरुआत करने से पहले आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी द्वारा आज सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशंस में लगभग 238 पोस्ट के आसपास पोस्ट के बारे में दी गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज से ही साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और हमारे यहाँ सीजीपीएससी का भी रिसेंट नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज उसका सेकंड क्लास था। तो इस क्लासेस में आप इनरोल होकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए, अपनी तैयारी को गति प्रदान कीजिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। और आज का क्लास, जैसे कि आप सबको पता है कि आज का क्लास होने वाला है संचार कम्युनिकेशन का मॉडल। या संचार जो हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, उसका भाग 3 होने वाला है। और इस भाग 3 में हम पढ़ेंगे संचार मॉडल के बारे में। तो आइए देर न करते हुए जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अब पुनः एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह क्लासेस कैसा लग रहा है, क्या आपकी तैयारी कंप्लीट हो रही है या किसी भी प्रकार की और सुधार की आवश्यकता है। तो अपना जो महत्वपूर्ण शब्द है उसे नीचे में जरूर अंकित कीजिए और हमें जरूर प्यार दीजिएगा, ताकि हम आगे और भी नई नई चीज़ें करें और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाकर हम दे पाएँ। तो चलिए इन्हीं आशाओं के साथ में आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि आज का क्लास क्या होने वाला है। आज का क्लास कम्युनिकेशंस का मॉडल के लिए होने वाला है, जिसमें हम संचार के जो अलग अलग मॉडल हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा लाइब्रेरी का आज का क्लास है, ये क्लास साथियों केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और साथ ही साथ में जितने भी नेट सेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर, यदि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो नेट सेट का पेपर 1 और 2 दोनों में ये क्लासेस काम आएंगे। इसके अलावा यदि आप लाइब्रेरी साइंस के अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि मैनेजमेंट से हैं, तो मैनेजमेंट में भी ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 में भी काम आएगा। इसके अलावा यदि आप इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा, मैनेजमेंट और लाइब्रेरी साइंस के अलावा आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो आपके पेपर 1 में यह सब्जेक्ट काम आने वाला है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य देखिएगा। अपने साथियों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। चलिए क्लास आगे करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्या, संचार मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल। तो कम्युनिकेशंस मॉडल क्या होता है? तो कम्युनिकेशंस के अलग अलग मॉडल होते हैं। कम्युनिकेशंस को अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपनी मॉडल प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने सेंडर, मैसेंजर, ठीक है, और साथ ही साथ में रिसीवर, इसके अलावा बीच में जो चैनल्स होते हैं उनके अनुसार अपना अलग अलग मॉडल दिया। तो इन्हीं मॉडल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं अरस्तु के मॉडल। चूंकि अरस्तु के बारे में आप सब जान रहे हैं, अरस्तु क्या थे? अरस्तु एक बहुत ही बहुत ही प्रभावशाली ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ इन्होंने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी, संचार के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। तो इनका योगदान क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सराहनीय रहा। इन्हें आप सब जान रहे हैं, इन्हें विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। उसी प्रकार संचार का भी अगर पितामह कहा जाए, संचार का दादाजी कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन्होंने सबसे पहला
300 बीसी के आसपास में अपना संचार का मॉडल दिया। तो इनके संचार मॉडल के बारे में आइए धीरे से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, अरस्तु का पहला हम लोग संचार मॉडल में, कम्युनिकेशन मॉडल में पहला मॉडल जब हम देख रहे हैं तो पहला मॉडल क्या है? पहला मॉडल है अरस्तु का संचार मॉडल। ठीक है, अरस्तु का संचार मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे। एक क्या थे? ग्रीक के विद्वान थे, है ना, ग्रीक के विद्वान थे। इन्होंने 384 से 322 ईसा पूर्व अपना यह 384 से 322 ईसा पूर्व तक इनका क्या रहा? जीवन काल रहा। और इस जीवन काल में इन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जिनमें से विज्ञान के क्षेत्र में भी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी, साथ ही साथ कम्युनिकेशन, संचार आदि क्षेत्रों में इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो इन्हीं के योगदान के फलस्वरूप इन्होंने अपना संचार के लिए एक मॉडल दिया, जिन्हें कहा जाता है अरस्तु का संचार मॉडल। ठीक है, यह मॉडल दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे मौलिक संचार मॉडल था। कैसा था? सबसे प्राचीन संचार मॉडल की अगर बात की जाए, एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन संचार मॉडल कौन था करके। तो दुनिया का सबसे प्राचीन संचार मॉडल की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे प्राचीन संचार मॉडल आपका अरस्तु का संचार मॉडल था। और सबसे मौलिक संचार मॉडल की भी बात आती है कि सबसे मौलिक संचार मॉडल कौन है? तो सबसे मौलिक संचार मॉडल भी अरस्तु द्वारा दिए गए संचार मॉडल ही सबसे मौलिक संचार मॉडल माना जाता है। यह मॉडल मुख्यतः मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशंस पर आधारित था। कौन से, किस पर आधारित था? तो मौखिक संचार पर आधारित था, ओरल कम्युनिकेशंस पर आधारित था। जैसे भाषण, व्याख्यान, सभा, राजनीतिक भाषण आदि को समझने के लिए यह संचार मॉडल बनाया गया था। ठीक है, कैसी मॉडल थी? तो यह ओरल मॉडल थी, है ना, मौखिक मॉडल था। जिन्हें किसके लिए बनाया गया था? तो इस मॉडल को भाषण, व्याख्यान, सभा, राजनीति आदि के लिए इस मॉडल के बारे में बात की गई थी, इस मॉडल को बनाया गया था। इसमें तीन तरह से लोग होते थे, तीन तरह से इसमें तीन प्रमुख तत्व होते थे इस मॉडल के। तो पहला अगर तत्व की बात की जाए, पहला तत्व होता था जिन्हें कहा जाता है वक्ता। वक्ता वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है? किसी संचार मॉडल में मुख्य भूमिका निभाता है। यही वह व्यक्ति होता है जो संचार को प्रारंभ करता है। ठीक है, तो वक्ता इस जो संचार मॉडल था उसका सबसे प्रथम तत्व था, सबसे पहला व्यक्ति था और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। तो वक्ता कौन होता था? तो वक्ता वह व्यक्ति होता था जो संचार देता था या संचार प्रारंभ करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, इसमें तीन बिंदु होती थी। पहला बिंदु क्या है? वक्ता। दूसरा बिंदु क्या है? भाषण, मतलब कौन सा संचार दिया जा रहा है। और तीसरा बिंदु होता था श्रोता। श्रोता क्या है? जो सुन रहे हैं। और चौथा क्या था? अगर चौथा की बात करें तो चौथा हो जाता था इसमें इफेक्ट की, जो श्रोता भाषण सुन रहे हैं, बात को सुन रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता था। ये क्या है? ये अरस्तु का संचार मॉडल है। तो इनमें क्या क्या हो गया? पहला हो गया स्पीकर, वक्ता। ठीक है, वक्ता वो व्यक्ति होता था जो संचार को प्रारंभ करता था और जिसके बात को सुना जाता था, वो क्या हो गए? वक्ता हो गए। ठीक है, संदेश देने वाला व्यक्ति को कहा जाता है वक्ता। इसके अलावा अगर दूसरा बात करें तो भाषण या संदेश, कि कौन से मैटर में, वह कौन से मैटर है, कौन सा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर जो वक्ता है वो क्या दे रहा है? अपना वक्तव्य दे रहा है। तो दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है भाषण या संदेश, कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, कैसा विषय वस्तु है, इसके संबंध में जो वक्तव्य दिया जाता है उसे कहा जाता है भाषण या संदेश। स्पीच या मैसेज कहते हैं इसे। मतलब वक्ता द्वारा क्या कहा जा रहा है। तो वक्ता द्वारा जो भी कहा जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा? वो भाषण कहलाएगा। ठीक है, वक्ता द्वारा जो भी बात कही जा रही होगी वो क्या कहलाएगा? वो भाषण कहलाएगा। तो पहला क्या हो गया? पहला इसके तत्व हो गए वक्ता। दूसरे तत्व हो गए क्या? भाषण या संदेश। तीसरे तत्व हो गए क्या? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा तत्व जो होता है वो होता है क्या? श्रोता। किसके लिए कहा जा रहा है? मतलब
कौन इस संदेश को प्राप्त कर रहा है और किस व्यक्ति को यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति को यह संदेश पहुंचाया जा रहा होता है उसे कहा जाता है वक्ता, श्रोता, ठीक है, या श्रोता समूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑडियंस। जिस किसे संदेश भेजा जा रहा है, तो जिसे संदेश भेजा जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑडियंस कहलाएगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। तो ऑडियंस इसमें क्या हो गया, तीसरा इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स हो गए। और फोर्थ अगर एलिमेंट की इसकी बात करें तो फोर्थ एलिमेंट में क्या हो जाता है, फोर्थ एलिमेंट में हो जाता है इफेक्ट, प्रभाव। श्रोता पर उस वक्तव्य या उस भाषण का क्या प्रभाव पड़ा, वो क्या होता है, श्रोता पर उस वक्तव्य या उस भाषण का क्या प्रभाव पड़ा, उसे कहा जाता है इफेक्ट या प्रभाव, ठीक है। संदेश का परिणाम क्या हुआ, यही कहा जाता है इफेक्ट या प्रभाव। यदि हम इस इनके बारे में बात करें तो इनके बारे में एक इमेज मैंने अरस्तु के मॉडल पर एक इमेज बनाया हुआ है। तो इस इमेज में देखिए क्लियर है, पहला कौन, पहला एक व्यक्ति का आपको फोटो दिख रहा होगा। ये क्या की भूमिका में है, ये सेंडर की भूमिका में है। उसके अलावा कौन है, स्पीच है, क्या सेंड कर रहा है। उसके द्वारा ओकेजन है, ओकेजन में क्या, कौन से सभा के दौरान, कौन से कहाँ पर, कौन से ओकेजन में, कौन से समय में, कौन सी सभा में यह बात कही जा रही है। इसके अलावा रिसीवर, तो रिसीवर में क्या हमने देखा, रिसीवर में हमने देखा है श्रोता। श्रोता लोग क्या होते हैं, यहाँ पे रिसीवर होते हैं। और अंत में आता है श्रोता द्वारा भाव, ठीक है, भाव, क्या भाव पैदा होता है यह संदेश सुनने के बाद में, इसी को बोल सकते हैं क्या, प्रभाव भी बोल सकते हैं, प्रभाव। तो क्या श्रोताओं में क्या प्रभाव हुआ, ये क्या हो गया, इसका अंतिम बिंदु हो गई। विशेषताएं, इस जो मॉडल था, इस मॉडल की अनेक विशेषताएं हैं जिनमें से हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो यह मॉडल एक तरफा मॉडल था। कैसा मॉडल था, तो वन वे कम्युनिकेशन होता था। जैसे कि राजनीतिक सभाओं में आपने देखा होगा कि कोई भी नेता आकर माइक पकड़कर बोलता है और सामने वाला ऑडियंस उससे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। तो ये उसी प्रकार का मॉडल था जहां पर कोई भी व्यक्ति सामने आकर बोलता था। मतलब एक किस प्रकार की कम्युनिकेशन सिस्टम थी, तो ये वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम था, ठीक है। तो इसके इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी क्या है, तो वक्ता की भाषा, विचार, व्यक्तित्व, इन सब का श्रोताओं पर असर पड़ता था, ठीक है। वक्ता द्वारा कही गई बातें, वक्ता की जो पर्सनालिटी होती थी उसका लोगों पर डायरेक्टली क्या है, उनके कथन, उनके कहने की स्टाइल, उनका वक्तव्य का तरीका, उनके बोलने के ढंग पर क्या होता था, यह पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड करता था कि वक्ता कितने विद्वान तरीके से बातों को अपने रख पा रहे हैं। इससे जो भी श्रोता है उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये इसका मुख्य बिंदु हुआ करता था। इस मॉडल का अगर उद्देश्य की बात करें तो इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य था श्रोताओं को प्रभावित करना। कैसा उद्देश्य था, तो श्रोताओं को प्रभावित करना इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य होता था। और ये इसकी अगर उपयोगिता की बात करें तो इसकी उपयोगिता कहाँ उपयोगी होगी, तो यह इस प्रकार के जो मॉडल थे, यह राजनीतिक भाषण में, धार्मिक प्रवचन में, सार्वजनिक सभाओं में और किसी भी प्रकार के प्रभाव उन्मुख संघ में प्रभाव उन्मुख संघ में क्या होता था, इस प्रकार के भाषण प्रयोग होते थे, ठीक। आगे बात करें तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट होते हैं लासवेल का संचार मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। जितने भी हम संचार मॉडल के बारे में पढ़ेंगे एक नोट्स में इनके बारे में लिखते जाइएगा। तो लासवेल का संचार मॉडल देखते हैं कि लासवेल का संचार मॉडल क्या है। तो लासवेल का संचार मॉडल, इनका पूरा नाम होता है हारोल्ड लासवेल, ठीक है। इन्होंने 1948 में अपना यह मॉडल दिया, ठीक है। और कब दिया, तो 1948 में यूएस राजनीतिक वैज्ञानिक, यूएस के 1948 में यूएस के राजनीतिक वैज्ञानिक, ठीक है, हराल्ड लासवेल ने यह मॉडल दिया। यह मॉडल कैसा मॉडल था, तो यह मॉडल पूरे संचार प्रक्रिया को 6 सरल भाषाओं में
ठीक है, 6 सरल शब्दों में इन्हें परिभाषित करता था। यह मॉडल संचार प्रक्रिया को 6 सरल प्रश्नों में संचालित करता था, समझाता था, लोगों तक पहुंचाता था। तो इन्होंने बताया कि किसी भी संचार प्रक्रिया में मुख्य 6 बातें होती हैं, और इन 6 जो कि किस पर आधारित होता है, जो कि 6 प्रश्नों पर आधारित होता है। तो 6 प्रश्नों पर आधारित इन्होंने अपना संचार मॉडल बनाया। ठीक है, जिनमें बात करें कि इनके संचार मॉडल के जो 6 प्रश्न थे वो क्या क्या हैं, तो इनके 6 प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। पहला हो जाता है हु, मतलब कौन। हु मतलब कौन, कौन मतलब क्या, कि कौन संदेश भेजना चाह रहा है, कौन संदेश उत्पन्न कर रहा है। तो हु का मतलब क्या हो गया, वह व्यक्ति जो संदेश देना चाह रहा है, मतलब संदेश देने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति, तो संदेश संदेश देने वाला, देने वाला व्यक्ति, ये हो जाता था क्या, हु। इसे कहा जाता था हु। इसके बाद में दूसरा, अगर इस इनकी बात करें तो इसकी इनकी दूसरी बात आती थी सेस वाट, क्या कह रहा है। वह व्यक्ति जो संदेश देना चाह रहा है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हु मतलब कौन संदेश दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट सेस, क्या कह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है या क्या संदेश देना चाह रहा है। इन विच चैनल, इन तीसरा क्वेश्चन इनका क्या हो गया, इन विच चैनल, किस माध्यम से, मतलब इनके द्वारा उपयोग उपयोग किए जाने वाला माध्यम, वाला माध्यम। तो किस माध्यम में देना चाह रहा है, क्या वह टीवी पे, रेडियो पे, है ना, या सभाओं में, कहाँ पर वह अपना यह वक्तव्य देना चाह रहे हैं, अपना संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये क्या आ गया, इन विच चैनल, टू हुम, किस किसे कह रहा है या किसके लिए संदेश दिया जा रहा है, किसके लिए संदेश, किसके किसके लिए संदेश दिया जा रहा है, किसके लिए संदेश दिया जा रहा है। और अगर फिफ्थ बात करें, विथ व्हाट इफेक्ट, किस परिणाम के साथ में दिया जा रहा है, किस परिणाम के साथ में दिया जा रहा है, मतलब आफ्टर, बाद में, श्रोताओं पर, बाद में श्रोताओं पर, श्रोताओं पर प्रभाव, श्रोताओं पर बाद में प्रभाव। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या हो गया, हु। सेकंड क्या हो गया, सेस व्हाट, क्या कह रहा है। इन विच चैनल, किस माध्यम से। टू हुम, किसे कहा जा रहा है। और फिफ्थ है कि विथ व्हाट इफेक्ट, किस परिणाम के साथ में यह क्वेश्चन किया जा रहा है। एक सेकेंड, प्रिंट में से लिखना भूल गया है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए,
स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज है, ये 6 नहीं है, ये 5 ही है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, 6 सरल प्रश्नों में दिया है, वो कितने हैं, वो 5 सरल प्रश्नों में, 5 सरल प्रश्नों में इन्होंने अपना मॉडल दिया था जो 5 सरल प्रश्नों में होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो ये जो 5 सरल प्रश्न है, हु कौन, हु सेस व्हाट क्या कह रहा है, इन विच चैनल किस चैनल के माध्यम से उपयोग किया जाने वाला माध्यम क्या है, टू हुम किसे कहा जा रहा है, किसके लिए संदेश दिया जा रहा है, और विथ व्हाट इफेक्ट किस परिणाम के साथ में बाद में श्रोताओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये सब क्या है, ये सब इनके मॉडल हैं। इसके अलावा इसका सबका विस्तृत अर्थ अगर देखा जाए तो हु का मतलब क्या हो सकता है, तो हु का मतलब वो हो सकता है, हु का मतलब कौन कौन हो सकते हैं, तो हु का मतलब हो सकता है लेखक, वक्ता, पत्रकार, शोधकर्ता, प्रकाशक, ठीक है। ये सब क्या हो गए, हु के मतलब हो गए। मतलब इसके अलावा और बाकी सारी चीजें जो क्या करती है, भाषण दे सकती हैं, बोल सकती हैं, ठीक है, जिनसे क्या है, कोई भी संचार उत्पन्न किया जा सकता है, वो सब किस में आएगा, जिससे संचार उत्पन्न हो, वो किस में आएगा, वो हु में आएगा, जिससे संचार, संचार क्या होता है, उत्पन्न होता है, संचार उत्पन्न, उत्पन्न होता है। होता है। तो जो संचार उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो क्या है, संचारक या कम्युनिकेटर कहा जाता है। सेस व्हाट, तो क्या कह रहा है वो, तो कह रहा है क्या कहा जा सकता है, समाचार कह सकता है, लेख कह सकता है, पुस्तक लिख सकता है, भाषण लिख सकता है, सूचना आदि दे सकता है। तो क्या कह रहा है, तो समाचार दे सकता है, ठीक है। किसी भी पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में लेख लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुस्तक लिख सकता है, इसके अलावा भाषण, इसके अलावा सूचना दिया जा सकता है। आगे इन विच चैनल, तो कौन से चैनल क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रिंट माध्यम हो सकता है जिसमें पुस्तक, पत्रिका, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, आजकल की जमाने की बात किया जाए तो यूट्यूब, यूट्यूब प्लस क्या, व्हाट्सएप, और जो भी टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम, इसके अलावा जो भी ट्विटर, एक्स, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब चैनल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टू हुम, किनके लिए कहा जा रहा है, तो अगर देखा जाए किनके लिए कहा जाएगा, पाठक के लिए, दर्शक के लिए, छात्र के लिए, नागरिक के लिए, उपभोक्ता के लिए, ठीक है, इन सब के लिए, कर्मचारी के लिए, कर्मचारी, ठीक है, आदि जो भी मतलब जिनको भी उस संदेश की आवश्यकता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको टू हुम अर्थात प्राप्तकर्ता या रिसीवर। विथ व्हाट इफेक्ट, किस प्रकार के इफेक्ट उस पर पड़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव अगर बात करें तो जागरूकता, क्या आपके संदेश पढ़कर कोई व्यक्ति जागरूक हो रहा है, ज्ञान की वृद्धि, क्या आपके संदेश पढ़कर किसी के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, क्या आपका दृष्टिकोण परिवर्तन हो रहा है, या आपके व्यवहार में किस प्रकार के इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब लासवेल के जो 5 चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, इसके क्या है, इनके विशेषता या इनके व्यवहार में विस्तृत अर्थ है। इनके विशेषताओं की अगर बात करें तो लासवेल के जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें अगर दिखे जाए तो इसकी भी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो यह कैसा है, तो यह सरल, स्पष्ट और परीक्षाओं में अत्यधिक पूछा जाने वाला मॉडल है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार को क्रमिक चरणों में बांटता है। क्रमिक चरण क्या है, 5 स्टेप में इन्होंने बांटा है ना, 5 स्टेप में इन्होंने पूरे संचार प्रक्रिया को बांटा है, ठीक। पहला क्या है, हु, उसके बाद में हुम, किसके लिए, है ना, विच चैनल, ठीक है, विच चैनल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इफेक्ट, और बीच में क्या था, बीच में था
बीच में क्या था, टू हुम और इन विच चैनल और व्हाट्सेस। अच्छा, व्हाट्सेस इन विच चैनल, टू हुम, टू हुम। तो इसे एक तरह से और दूसरी प्रकार से, इसे एक और प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो इसे कहा जाता है 4W प्लस ई मॉडल। 4W ई मॉडल एक किसे कहा जाता है, तो ये लासवेल का जो मॉडल है, लासवेल मॉडल को 4W ई प्लस ई मॉडल कहा जाता है। ठीक है, लासवेल मॉडल को 4W प्लस ई मॉडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल देखते हैं, शैनन और वीवर मॉडल। इन्होंने भी 1948 में यह अपना मॉडल दिया था। ये दो व्यक्तियों द्वारा दिया गया, शैनन और वीवर द्वारा, इसीलिए इस मॉडल को शैनन और वीवर मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो शैनन और वीवर मॉडल क्या है, तो इसे, शैनन और वीवर मॉडल को मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है, मतलब गणित के द्वारा किए जाने वाला कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है। परिभाषा, शैनन क्या थे, तो शैनन अमेरिका के गणितज्ञ थे, है ना, अमेरिका में रहने वाले एक गणितज्ञ थे। और वीवर क्या था, एक अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो दोनों ने 1948 में बेल सिस्टम ऑफ टेक्निकल जर्नल्स में, बेल सिस्टम ऑफ टेक्निकल जर्नल्स में यह मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल सूचना के वैज्ञानिक तकनीकों और यांत्रिक प्रवाह को समझाता है। ये क्या हो गए, इसके परिचय हो गए। तो परिचय में क्या, दो व्यक्तियों द्वारा दिया गया मॉडल था। पहला व्यक्ति की अगर बात करें शैनन के, तो शैनन क्या थे, अमेरिकी गणितज्ञ थे। और वीवर की बात करें तो अमेरिकी क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इसके अलावा दोनों ने 1948 में बेल सिस्टम ऑफ जनरल्स में अपने इस मॉडल के बारे में प्रस्तुति दी। पहली बार बेल जनरल्स में इन्होंने अपनी इस मॉडल, जो मैथमेटिकल मॉडल है, उसके बारे में बात कही। और यह मॉडल कैसा था, तो वैज्ञानिक तकनीकी और यांत्रिक प्रवाह को समझाता था। ठीक है, इस मॉडल के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन से थे, मेन एलिमेंट्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो सूचना स्रोत, ठीक है, वेयर इंफॉर्मेशन आर जनरेटेड, जहां पर सूचना का क्या होता है, जनरेशन होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, ये था। उसके बाद में दूसरा क्या था, तो दूसरा क्या था, ट्रांसमीटर, इसे बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं, है ना, प्रेषक या इनकोडर। देन अगला क्या था, तो अगला था चैनल्स विच मीडियम, मतलब किस माध्यम से, तो यहाँ पर चैनल की बात हो रही है। इसके अलावा इन्होंने पहली बार अपने कम्युनिकेशंस मॉडल में शोर शोर अर्थात बैरियर को, ठीक है, बैरियर को क्या किया, शोर नामक बैरियर को इन्होंने अपने कम्युनिकेशंस मॉडल में सम्मिलित किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार किन्होंने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में शोर के बारे में बात की गई, अर्थात बैरियर के बारे में बात किया, तो किसने किया था, शैनन और वीवर ने पहली बार अपने जो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस है उसमें शोर के बारे में बात कही गई थी। तो पांचवा हो जाता है ग्राही या इनकोडर, इसे कहा जाता है रिसीवर या डिकोडर, वह व्यक्ति जो रिसीव करे और उस जो भी मैसेज इनकोड हुआ है उसे डिकोड करे, दैट इज कॉल्ड रिसीवर और डिकोडर। ओके, दैट इज कॉल्ड रिसीवर और डिकोडर। और आखिरी क्या है, उस मैसेज का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा गंतव्य में, मतलब जिसको वह मैसेज मिला है, आखिरी में उस पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े, उसे कहा गया डेस्टिनेशंस, अर्थात गंतव्य, आखिरी में क्या प्रभाव किस पर पड़ा। यदि इसके बारे में आगे देखते हैं तो किस प्रकार से चीजें थी, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा समझते हैं। तो विस्तार में अगर इसकी बात की जाए तो यह कैसा करता है, तो स्रोत जो है, ठीक है, सोर्स जो है क्या करता है, संदेश को तैयार करता है। सोर्स क्या करता है, सोर्स सोर्स मैसेज को जनरेट करता है,
प्रेषक क्या करता है, संदेश को संकेतों में बदलकर चैनल में भेजता है। ठीक है, प्रेषक क्या करता है, संदेश को संदेश को संकेतों में सिग्नल्स के माध्यम से चैनल में भेजता है, इनकोड करता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो चैनल क्या है, चैनल वह स्थान है जहां जिसके माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। नॉइस कौन है, तो कोई भी बाधा जैसे कि बाहरी आवाज, नेटवर्क आदि की समस्या जो होती है उसे नॉइस कहते हैं। अगर पांचवा बात की जाए तो रिसीवर संदेश को डिकोड कर समझता है, तो जो भी संदेश को डिकोड करता है उसे क्या कहते हैं, जो भी संदेश को डिकोड करता है उसे रिसीवर कहते हैं। और अंत में संदेश अपनी भूमिका तक, अपनी जहाँ तक उसका गंतव्य था, जहाँ तक उसका डेस्टिनेशन था, वहाँ तक पहुँच जाता है। इसकी विशेषताएं अगर देखी जाए तो इस प्रकार के जो मैथमेटिकल मॉडल थे, वो मॉडल कैसा था, वो मॉडल लीनियर था। लीनियर, इसे लीनियर मॉडल भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, तो लीनियर मॉडल भी कहा जाता है, लीनियर मॉडल। ठीक है, या इसे एक और नाम से क्या जानते हैं, मैथमेटिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो कौन कौन से, लीनियर मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो तकनीकी संचार, टेलीफोन प्रणाली, प्रसारण माध्यम आदि में ये क्या होता है, उपयोग होता है। पहले इसी के आधार पर टेलीफोन लाइंस आदि का क्या हुआ था, उपयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्ट्रैम्स का मॉडल, स्ट्रैम्स मॉडल। ठीक है, स्ट्रैम का संचार मॉडल, तो स्ट्रैमर्स भी बोलते हैं इसको, बहुत जगह स्ट्रैम भी बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम स्ट्रैम का संचार मॉडल पढ़ेंगे। यह मॉडल कब आया था, तो यह मॉडल आया था 1954 में, इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1954 में इस मॉडल को प्रस्तुत की गई थी। और इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, इसके प्रस्तुतकर्ता है स्ट्रैम। ठीक है, और स्ट्रैम को कम्युनिकेशंस का क्या कहा जाता है, स्ट्रैम वह व्यक्ति है जिसे कम्युनिकेशंस का फादर कहा जाता है, कम्युनिकेशन स्टडी का फादर कहा जाता है स्ट्रैम को, फादर ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी। स्ट्रैम को क्या कहा जाता है, स्ट्रैम को कम्युनिकेशन स्टडी का फादर कहा जाता है। इसके इनके मुख्य विचार क्या है, तो संचार क्या है, संचार चक्रीय प्रक्रिया है। तो संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इन्होंने पहली बार बताया कि संचार क्या है, चक्रीय प्रक्रिया है, सर्कुलर। मतलब कल मैंने जो बताया था कि कैसा, एक क्या होता है, एक होता है यहाँ पे जनरेटर मैन। ठीक है, यह व्यक्ति एक संचार को कहाँ भेजता है, संचार को किसी माध्यम में, इस एक व्यक्ति है, ये क्या करेगा, इसके माइंड में एक आया क्या आइडिया, आइडिया को इसने क्या बदला, आइडिया को इसने मैसेज में बदला। ठीक है, मैसेज में बदला, उस मैसेज को कहाँ किया, उस मैसेज को चैनल के माध्यम से चैनल में भेजा, चैनल के माध्यम से फिर कहाँ भेजा, तो एक व्यक्ति के पास में भेजा, रिसीवर के पास में भेजा। रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने चैनल को, उस मैसेज को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में उसे क्या किया, उसे डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद में जो भेजने वाला व्यक्ति है उसके पास में क्या किया, अपना फीडबैक दिया। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, देखिए पूरी प्रक्रिया हो गई एक सर्कुलर वे में हो गई। तो इन्होंने इस कम्युनिकेशन सिस्टम को सर्कुलर कम्युनिकेशंस अर्थात चक्रीय प्रक्रिया बताया था। यहाँ अगर बात की जाए तो सेंडर और रिसीवर दोनों इनकोडर और इंटरप्रेटर डिकोडर की भूमिका निभाते हैं। संचार की सफलता उनके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है कि कितना उन्हें अनुभव है, कितना उन्हें संचार प्रक्रिया में अनुभव है, इन सारी बातों पर निर्भर करती है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कौन कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो भी संचार उपयोग करता है उनको, तो उनकी अगर इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो कौन से, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, इसके अलावा क्या, लैंग्वेज, इसके अलावा क्या, कल्चर। ठीक है, इसके अलावा क्या, एक्सपीरियंस,
इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस, इसके अलावा क्या पृष्ठभूमि, है ना, पृष्ठभूमि। तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये पृष्ठभूमि अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इन सब बातों पर किसी भी जो संदेश है, जो कम्युनिकेशंस है, वो इन सब बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बात करें तो यदि दोनों पक्षों का अनुभव क्षेत्र समान है, तो यदि जिसके पास में मैसेज भेजा जा रहा है और जिसके द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है, दोनों को अगर इन सब बातों का अनुभव है, तो संचार क्या हो जाता है, संचार अधिक प्रभावी होता है, ऐसा इन्होंने, श्रेयस ने कहा था, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं किसके बारे में, डेविड बार्लो का SMCR मॉडल। SMCR का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, S मतलब सेंडर, M मतलब मैसेंजर, C मतलब क्या, C मतलब क्या होता है, और R मतलब क्या, रिसीवर, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बात कही थी। तो यहाँ क्या होता है, पहला पहला क्या होता है, पहला होता है प्रेषक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मैसेज, कि क्या मैसेज उन्होंने किया था। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है चैनल, सी का मतलब होता है चैनल, ठीक है। और डी डी प्राप्त करता, आर का मतलब होता है रिसीवर। तो इसके बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, संचार कौशल में, इसमें बार्लो के जो संचार कौशल है, डेविड बार्लो के संचार कौशल, तो डेविड बार्लो के संचार कौशल में कौन है, सेंडर, ठीक है। दूसरा क्या है मैसेंजर, तीसरा क्या है चैनल, और आर क्या है, रिसीवर। तो इन्होंने चार लोगों के बारे में बात किया, जिनमें क्या है, एक है सेंडर, कौन मैसेज सेंड कर सकता है, क्या मैसेज, सेकंड है क्या मैसेज, फोर्थ थर्ड क्या है, थर्ड है चैनल, और फोर्थ है क्या, रिसीवर। और इन्होंने अपना मॉडल कब दिया, तो इन्होंने अपना संचार मॉडल दिया 1960 में, ठीक है। इन्हें डेविड बार्लो का SMCR मॉडल कहा जाता है। इसमें चार चीजें होती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेंजर, एक होता है चैनल, एक होता है रिसीवर। इन चार बातों को इन्होंने अपने कम्युनिकेशंस मॉडल में स्थान दिया। तो पहला अगर हम बात करें तो सेंडर की अगर बात करें, तो सेंडर कौन हो सकता है, सोर्स कौन हो सकता है, सेंडर कौन हो सकता है, तो वह व्यक्ति जिसे संचार का क्या आता हो, कौशल आता हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति संचार कौशल में क्या हो सकते हैं, माहिर हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या हो सकता है, एक निश्चित दृष्टिकोण हो सकता है कि वह किस संबंध में, किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कर रहा है। आगे अगर बात करें तो उसके पास में जिस संबंध में वो बात कर रहा है, उसका उसे कितना ज्ञान है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि जो उसने बात कही है, उसका सोशल तंत्र में, सोशल सिस्टम में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आगे बात करें तो संस्कृति उसकी किस संदर्भ में, कौन सी संस्कृति के संदर्भ में वो उनके द्वारा बात कही जा रही है। एक क्या हो गया, प्रेषक या सेंडर हो गया। यहाँ से क्या कोई भी सोर्स क्या हो सकता है, यहाँ से जनरेट हो सकता है। संचार कौशल कैसा उनका कौशल का तरीका है, क्या उनकी दृष्टिकोण है, कितना उन्हें ज्ञान है, कितना उनके सामाजिक तंत्र पर प्रभाव है, और उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है। इसके अलावा अगर संदेश की बात करें, तो संदेश मैसेज की बात करें, तो मैसेज का क्या होना चाहिए, मैसेज में एक जबरदस्त क्या होना चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। मैसेज कैसा होना चाहिए, मैसेज कोई फालतू टाइप से मैसेज नहीं होना चाहिए। मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज का कंटेंट शानदार, शानदार, मैसेज का कंटेंट कैसा हो, शानदार कंटेंट कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, शानदार,
शानदार कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैसेज में क्या होने चाहिए, मैसेज में जो जिस संबंध में बात कही गई है उनके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, मौजूद हो, कैसा हो, ऑल ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट या अवेलेबल होने चाहिए, है ना। ऑल एलिमेंट्स आर अवेलेबल होने चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जो संदेश दे रहा है उसका व्यवहार कैसी होनी चाहिए, या प्रस्तुति, तो प्रस्तुति भी शानदार शानदार प्रस्तुति होनी चाहिए, ताकि लोग उनके मैसेज को या उनके द्वारा कही गई बातों को देखकर एक बार में ही क्या हो जाए, एक बार में ही प्रभावित हो जाए। कैसा होना चाहिए उनका मैसेज, तो उनका मैसेज बेस्ट बेस्ट क्वालिटी एंड वेल स्ट्रक्चराइड वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। मतलब उनका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए। और बीच में क्या होना चाहिए, कोडिंग भी होनी चाहिए, कोडिंग भी होनी चाहिए। तो ऐसा इन्होंने अपने मैसेज सिस्टम के बारे में कहा था। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने अगला जो बात कहा कि चैनल के बारे में इन्होंने अपनी बात कही थी। तो चैनल में क्या क्या देखते हैं, तो इन्होंने अपने चैनल के बारे में क्या क्या बातें कही, तो चैनल के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो चैनल में कैसा होना चाहिए, तो चैनल मानव इंद्रियों पर आधारित होना चाहिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए, तो सुनने लायक होना चाहिए, जिसमें ईयर क्या करता है, ईयर सहायक होता है। देखना मतलब क्या, आई, है ना, देखना आई, आंखों से देखा जा सके। छूना मतलब क्या, टचिंग, टच करने लायक हो। सूंघना मतलब स्मेल, स्मेल किया जाए, स्मेल किया जा सके। इसके बाद में टेस्ट भी उसका होना चाहिए, चखने लायक होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को, हालांकि संदेश को चखा जा सकता है क्या, लेकिन मतलब स्वादिष्ट सुनने के बाद में, चखने के बाद में उन्हें अच्छा लगना चाहिए। इसके अलावा रिसीवर के बारे में इन्होंने बात किया। तो रिसीवर के बारे में इन्होंने कहा कि प्राप्तकर्ता कौन है, तो रिसीवर के बारे में देखा कि रिसीवर वही गुण रखता है जो सेंडर में होता है, अर्थात पूरे गुण उस पर भी लागू होंगे। इस जो कम्युनिकेशंस मॉडल था उसकी अगर मुख्य बातें की जाए, तो इस कम्युनिकेशंस की मुख्य बातें, सेंडर और रिसीवर क्या होंगे, दोनों सम्मानित होंगे। सेंडर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ, और जो रिसीवर है उतने, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पर सेंडर द्वारा जो भी बातें कही गई है, जो भी भाषा कही गई है, जो भी विचार, ज्ञान, संस्कृति, संचार उतना ही बेहतर होगा जितना रिसीवर का ज्ञान, संचार कौशल बेहतर होगा। जितना मतलब सेंडर जितना समझदार होगा, सेंडर जितना समझदार है, समझदार होगा, उतना ही रिसीवर को भी रिसीवर भी को भी समझदार होना पड़ेगा, समझदार समझदार होगा। ठीक है, तो यह बात, यदि दोनों सेम समझदार हैं तो तभी कोई भी क्या होगी, कोई भी कम्युनिकेशंस इफेक्टिव हो पाएगी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो फ्रैंक डांस हेलिक मॉडल। ठीक है, फ्रैंक डांस हेलिक मॉडल, इन्होंने अपना मॉडल कब दिया, इन्होंने अपना मॉडल दिया 1967 में, 1967 में अपना मॉडल दिया। इन्होंने अपने मॉडल को हेलिकल फॉर्म में, इन्होंने अपने मॉडल को हेलिकल वाला फॉर्म में दिया था, इसीलिए इन्हें मॉडल की शुरुआत होती है यहाँ से, ऐसे हेलिकल मॉडल में इन्होंने अपनी बात को कही गई। मतलब एक मैसेज की शुरुआत बहुत
लिमिट से होता है, लेकिन इसका असर क्या होता है, बहुत ऊपर तक हो सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्रैंक का हेलिकल मॉडल या फ्रैंक डांस मॉडल भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रैंक डांस मॉडल। ठीक है, फ्रैंक डांस मॉडल कहा जाता है। तो हेलिक्स का अगर अर्थ देखें तो हेलिक्स का अर्थ क्या होता है, तो हेलिक्स एक त्रिआयामी सर्पिलाकार आकार है। कम्युनिकेशन भी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता है, विकसित होता है, अनुभवों से समृद्ध होता है। जैसे मैंने बात की ही, यहाँ पर क्या कहा हमने, यहाँ पर एक डाटा है, ठीक है, एक डाटा है, डाटा से फिर क्या आएगा, इंफॉर्मेशन आदि आते जाएंगे। तो एक छोटी सी चीज से कोई भी संदेश क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। और यह अंतिम में जहाँ पर क्या है, ये है समाज। एक क्या है, समाज। समाज में उसका विस्तृत प्रभाव क्या है, विस्तृत विस्तृत प्रभाव हो सकता है, विस्तृत प्रभाव पड़ सकता है, प्रभाव हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी संदेश है वो छोटी सी चीजों से प्रारंभ हो सकती है, ठीक है, और जो त्रिआयामी आकार के समान धीरे धीरे क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। इनके जो प्रमुख सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो इनके प्रमुख सिद्धांत है क्या, तो इनके प्रमुख सिद्धांत हो जाते हैं कि संचार क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। संचार कैसा प्रक्रिया है, तो संचार कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। संचार हमेशा क्या होती है, संचार हमेशा गतिशील अवस्था में होती है। और संचार क्या होता है, गैर लीनियर होता है। संचार कभी एक स्पेशल पाथ का अनुसरण नहीं करती है, संचार कहीं भी किया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो संचार में समय की अगर बात करें तो समय संचार को क्या देता है, आकार देता है। समय के साथ में संचार और ज़्यादा विस्तृत होता है, ज़्यादा बढ़ते जाता है। इसके अलावा हमारा हर नया संचार हमारे पूर्व अनुभवों पर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम अगर कोई भी बात कर रहे हैं, तो कोई भी बात कर रहे हैं तो यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा, आपकी बात कम इफेक्टिव लगेगी। और यदि आपको उस संबंध में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होने पर आपकी बातें जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी उतनी ज़्यादा प्रभावित करेगी लोगों को। तो ये क्या हो गया, ये संचार का हेलिक्स मॉडल या फ्रैंक डेंस मॉडल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे है संचार का 7C मॉडल। तो संचार का 7C मॉडल देखते हैं। ठीक है, क्या होता है संचार का 7C मॉडल, तो संचार के 7C मॉडल को स्कॉट कैटलिफ, ठीक है, स्कॉट कैटलिफ और एलन सेंटर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस संचार को याद रखिएगा, इसको 1952 में यह संचार मॉडल दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो स्कॉट कटलिफ और एलन सेंटर द्वारा, स्कॉट कैटलिफ और एलन सेंटर द्वारा यह जो मॉडल है वह दिया गया था। इसे 7C मॉडल कहा जाता है। तो 7C मॉडल में क्या आता है, तो 7C मॉडल में आता है कंप्लीटनेस, ठीक है, कॉन्सिस्नेस, कॉन्साइडरेशन, ठीक है, कॉन्क्रीटनेस और कॉर्टेसी, और इसके अलावा क्लियरनेस, और इसके अलावा करेक्टनेस। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, पहला हम कंप्लीटनेस की बात करते हैं। तो कंप्लीटनेस में क्या हो देखा जाएगा, तो कंप्लीटनेस में क्या होगा, संदेश कैसा हो, संदेश कंप्लीट होने चाहिए। संदेश कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, मतलब संदेश में कोई अधूरापन ना रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कंसिस्टनेस, कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जबरदस्ती तौर पर उसका विस्तार, मतलब जिसमें आवश्यकता नहीं है वहां पर उसका अनुचित विस्तार ना हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, संदेश में अनुचित विस्तार नहीं होना चाहिए। संदेश कैसा होना चाहिए, संदेश सरल और नम्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ज्यादा अनावश्यक उसमें विस्तार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंसिडरेशन क्या होता है,
तो संदेश की अगर बात करें तो संदेश किसी भी श्रोता को ध्यान में रखकर, जिसको उस आपके, जैसे हम अभी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस ले रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस की ज़रूरत किसे है? तो लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस की ज़रूरत उन्हें है जिन्होंने अभी तक बी लिब, एम लिब या लाइब्रेरी साइंस में कोई भी पढ़ाई की होगी। और यदि हम जो इंजीनियर है उसे लाइब्रेरी साइंस की इस क्लास को दिखाएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो वैसे ही संदेश किसके लिए होना चाहिए? तो संदेश किसी स्पेशल कंसिडरेशंस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? एक विशेष श्रोता समूह के लिए होना चाहिए, और जिस श्रोता समूह के लिए कोई भी संदेश है उसे उसी श्रोता समूह को बताना या सुनाना चाहिए। किसी को भी जबरदस्ती का कोई भी संदेश नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंसिडरेशन। की कंसिडरेशन कैसा हो? तो कंसिडरेशन एक विशेष व्यक्ति के लिए हो जिसके पास में संदेश दिया जा रहा है, इनके लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो कॉन्क्रीटनेस। जो भी आपने संदेश दिया है तो उस संदेश में क्या हो? उस संदेश में कॉन्क्रीटनेस हो। वह संदेश क्या होनी चाहिए? वो संदेश स्पष्ट और ठोस और स्पष्ट हो और ठोस हो। उसे देखकर सुनकर या समझ कर, उन्हें देखकर या सुनकर क्या आ जाना चाहिए? समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसा हो कि कॉन्क्रीटनेस हो, उसमें वो ठोस हो और लोगों को समझ आए, ऐसा होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? कॉन्क्रीटनेस में ही अगर एक बात की जाए तो कॉन्क्रीटनेस का ही एक दूसरा पहलू ये आ जाता है कि स्पष्ट और ठोस हो, साथ ही साथ क्या हो? सरल हो, और उसके अलावा समझने समझने योग्य हो। तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी कंक्रीटनेस में आ जाएगा। अब आगे बात करें तो कर्टेसी। तो कर्टेसी किसको बोलते हैं? कर्टेसी का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, और किसी को सम्मान के भाव से देखना। तो आपके जो भी संदेश है, संदेश कैसा होना चाहिए? संदेश कर्टेसी होनी चाहिए, संदेश में विनम्रता होनी चाहिए। जिसके पास में संदेश भेजा जा रहा है वो उस संदेश को आपके पढ़ के, सुन के, देख के उग्र ना हो, बल्कि उन्हें विनम्रता लगे, उन्हें सरल और सहज महसूस हो। तो ये सब क्या है? ये कर्टेसी के अंतर्गत आते हैं। आपका कैसा होना चाहिए? आपका जो संदेश है वो विनम्र होना चाहिए, किसी व्यक्ति को खुश करने लायक होना चाहिए, न कि व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाला होना चाहिए। इसके बाद में क्लियरनेस की बात करें तो आपका जो मैसेज होगा, मैसेज होना चाहिए इस मॉडल के अनुसार, 7C के अनुसार। तो मैसेज कैसा होना चाहिए? मैसेज सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। मतलब कोई भी उसे देखे तो स्पष्ट रूप से समझ ले। ठीक है, भाषा में क्या आनी चाहिए? भाषा में स्पष्टता आनी चाहिए। भाषा में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में उसे वह मैसेज पहुंचाया जाना चाहिए। आगे बात करें तो करेक्टनेस की बात करें तो क्या होनी चाहिए? उसमें सटीकता होनी चाहिए। कोई भी उलुल जुलुल जबरदस्ती का चीजें उसमें सम्मिलित ना हो, पॉइंट टू पॉइंट बातें हो, उसमें जबरदस्ती का उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, आवश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सटीक और शुद्ध होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? इसके अलावा तथ्यात्मक होना चाहिए, मतलब तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और सटीकता आनी चाहिए। इसके अलावा आगे बात करें, अगला कम्युनिकेशन मॉडल की बात करें तो अगला कम्युनिकेशन मॉडल आ जाता है गार्बनर्स का कम्युनिकेशन मॉडल। तो गार्बनर्स का कम्युनिकेशन मॉडल है, एक कैसा है? तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। केवल नाम याद रखिएगा इसका। संदेश हमेशा कैसा हो? कॉन्टेक्स्ट में हो, कॉन्टेक्स्ट में हो। ठीक है, संदेश कैसा होता है? संदेश हमेशा कॉन्टेक्स्ट में हो या कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होना चाहिए, है ना। और इन्होंने कहा, इस संदेश में कहा, गार्बनर्स मॉडल में कहा कि मीडिया संदेश को पुनर्निर्मित, रिकंस्ट्रक्शन करता है। केवल दो बातें कही इन्होंने, कैसा हो? मैसेज संदर्भित हो, और क्या हो? मैसेज को दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो विस्ली एंड मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, इसे क्या कहा जाता है? इसे मीडिएटेड कम्युनिकेशंस मॉडल भी कहा जाता है, मध्यवर्ती कम्युनिकेशंस माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती कम्युनिकेशंस माध्यम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो वेस्लिस मैकलिन्स मॉडल क्या होता है? मीडिएटेड कम्युनिकेशंस मॉडल क्या होता है? मध्य स्तरीय कम्युनिकेशंस संचार माध्यम क्या होता है? तो यह मॉडल विशेष रूप से मास कम्युनिकेशंस के लिए तैयार किया गया। ठीक है, और फीडबैक गेट कीपिंग पर आधारित होता है।
इसके मुख्य तत्व क्या है? तो इसके मुख्य तत्व है मैसेज के सोर्स, कहाँ से मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। गेट कीपर वो कौन है कि किन्हें, वो व्यक्ति जो किसे मैसेज पहुंचे और किसे मैसेज ना पहुंचे, यह ध्यान रख रहे, इसे क्या कहा जाता है? इसे गेट कीपर कहा जाता है। इसके अलावा ऑडियंस, किन लोगों तक मैसेज पहुंचे, और इसके बाद में लास्ट में आता है फीडबैक लूप। तो फीडबैक कैसा होना चाहिए, ये क्या हो गया? वेस्टली मैकलेन मॉडल, या इसे मीडिएट कम्युनिकेशंस मॉडल कहा जाता है। तो मीडिएट कम्युनिकेशंस मॉडल किसके लिए होता है? तो मीडिएट कम्युनिकेशंस मॉडल मास कम्युनिकेशंस के लिए होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर, काफ़ी बड़े लेवल पर कम्युनिकेशंस करने के लिए इस मॉडल का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो 10वां मॉडल की अगर बात करें तो 10वां मॉडल में क्या आ जाता है? तो 10वां मॉडल अगर हम देख रहे हैं तो 10वां मॉडल में रोजर्स किनकेट कन्वर्जेंस मॉडल आता है। रोजर्स किनकेट कन्वर्जेंस मॉडल, ठीक है, रोजर्स किनकेट कन्वर्जेंस मॉडल। तो यह मॉडल कैसा मॉडल था? तो यह मॉडल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया को मानता है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो भी समझदारी होती है एक दूसरे के प्रति, उस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इसीलिए इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? रोजर्स किनकेट कन्वर्जेंस मॉडल, ठीक है, रोजर्स किनकेट कन्वर्जेंस मॉडल कहा जाता है। इसके प्रमुख अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? संचार का उद्देश्य क्या है? एक समान अर्थ तक पहुंचना होता है, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति जो बात कह रहा है, रिसीवर उस बात को समझ जाए, तो ये क्या होता है? ये संचार का अर्थपूर्ण पहुंचना होता है। यदि दोनों पक्ष संदेश को समान रूप से समझ जाए तो संचार क्या होता है? संचार सफल होता है, मतलब जो मैसेज भेज रहा है उसे भी चीजें समझ में आ जाए, और जिसके द्वारा मैसेज प्राप्त किया जा रहा है उसे भी मैसेज का जो सही अर्थ है, सही मीनिंग है, वो समझ आ जाए, तो वह संचार क्या होता है? वह संचार सफल संचार होता है। ये किस प्रकार का संचार होता है? तो ये टू डायरेक्शनल कम्युनिकेशंस होता है, दो दिशात्मक इंटरेक्टिव मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अब आज की क्लास का जो आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक देखते हैं क्या इस पूरे कम्युनिकेशंस का महत्व क्या होता है। तो कम्युनिकेशंस के मॉडल्स के महत्व की बात करें तो महत्व की बात क्या होगी? तो कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? तो कम्युनिकेशन मॉडल के जो महत्व है उसकी बात करें तो पहला क्या होगा? संचार को समझने में सरलता, ठीक है, समझने योग्य बनाता है। संचार की प्रकृति को वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक बनाना, ठीक है। नॉइस और बाधाओं की संचार प्रक्रिया में पहचान करना, मास कम्युनिकेशन के अर्थ को स्पष्ट करना। इसके अलावा शिक्षा, मीडिया, अध्ययन, प्रबंधन और अनुसंधान में इन सब मॉडल्स का उपयोग करना, ये क्या हो गया? ये आज के जो क्लास है कम्युनिकेशन मॉडल के महत्व हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा क्लास कम्युनिकेशंस मॉडल यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशंस मॉडल के बारे में हम और आगे क्लास में बात करेंगे, जिसमें हम कम्युनिकेशंस के जो तरीके होते हैं उन सब के बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कम्युनिकेशंस का इतना ही है। इसके अलावा जैसे कि वन वे कम्युनिकेशंस, टू वे कम्युनिकेशंस, मल्टीपल कम्युनिकेशंस, इन सब के बारे में बात और चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, और आशा है आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लोगों तक जिन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस का अभी तक कोर्स किया है उनके पास में इस वीडियो को पहुंचाइए, और लोगों को बताइए कि इस यूट्यूब चैनल में लगातार लाइब्रेरी साइंसेज की क्लासेस चल रही है, और आप हमसे जुड़कर आगे तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अच्छी खासी संख्या में जुड़ते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरे पीडीएफ आदि प्रोवाइड कराया जाएगा, पूरे एमसीक्यूज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए? सबसे पहले चैनल में जुड़िए, और उसके बाद में
अपनी तैयारी की गति को आगे बढ़ाइए। चलिए एक बार पुनः आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही साथ यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो सीजीपीएससी के द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशंस के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए सबा खैर, गुड नाइट, गुड नाइट, और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। चलिए मिलते हैं।